मेरा नाम रोशनी है। मेरे अब्बा एक प्राइवेट इदारे में ड्राइवर की जॉब करते थे। वो अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह अपने कपड़ों और ठाट-बाट पर लगा देते। वो ज़्यादातर अपने अफसर के साथ यहाँ-वहाँ घूमने निकल जाते थे। उन्हें घर की और हमारी कोई परवाह नहीं थी। मैंने कभी भी अपने अब्बा को खुले हाथों पैसे अम्मी को देते हुए नहीं देखा था। अम्मी को जब भी मैंने देखा तो पाए-पाए का मोहताज देखा। अपनी ज़रूरियात के लिए भी पैसे उनके पास कभी ना हुए थे। हत्ता कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो वो यहाँ-वहाँ से उधार लेकर डॉक्टर के पास जाती। बचपन तो हमारा ये देखते ही देखते गुजर गया। उस वक्त हम छोटे थे, बातों की समझ भी नहीं थी और पता भी नहीं था कि इस पर क्या अपनी राय का इजहार करें। लेकिन जो मैं और मेरी बहन रिमशा बड़े होते चले गए तो हमें घर की रूटीन देखकर बहुत दुख होता था। मेरी बहन रिमशा और मैं अक्सर इस हवाले से बात करते कि आखिर अब्बा ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि ठीक ठाक उनकी आमदनी है। बस वो सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं। अम्मी को पैसे इतने नाप तोल कर देते हैं कि बस दाल रोटी ही पूरी होती है। इन पैसों से तो ना हम अपने लिए कोई कपड़े बना सकते हैं और ना ही अपने लिए जूते ले सकते हैं। हमारे कपड़े अब बहुत पुराने हो चुके थे। अगर अम्मी कभी हमारे लिए अब्बा से पैसे मांगने की बात करती तो अब्बा शदीद गुस्से में आ जाते और कहते कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगे कि जहाँ से तोड़कर मैं तुम्हें दूं। अब्बा अक्सर अम्मी को इतनी जली कटी सुनाते कि हम दोनों बहनों का दिल कट कर रह जाता। हम जॉइंट सिस्टम फैमिली में रहते थे। मेरे ताया मेरे अब्बू से भी ज़्यादा कमाते थे और वो अपने बच्चों पर खूब खर्च करते थे। उनके बच्चे अच्छा खाते और पहनते थे। ऐसे में हम दोनों बहनें एहसास महरूमी का शिकार हो जाती। हम बचपन से यही देखती आ रही थी कि ताई जब भी सालन बनाती तो अपने बच्चों के लिए अलग कर लेती, जो कि ज़्यादा शोरबे वाला भी नहीं होता था। लेकिन बाद में हांडी में इतना पानी डाल देती कि ना इसमें दाल का पता चलता और ना ही मिसाले का। यूँ लगता है जैसे हम घड़े का पानी पी रहे हैं। अम्मी ने कई बार इस बात पर अपनी जेठानी से कहा कि जब हमने सालन लेना होना है तो आप इतना पानी क्यों डालती हैं। तब ताई अम्मी से लड़ने लग जाती कि तुम्हारा खावन महीने का जितना खर्चा मुझे देता है इसमें यही सालन बनेगा। अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो अपना किचन अलग कर लो। अम्मी तो कब से चाहती थी कि हमारा खाना पीना अलग हो जाए। कई बार उन्होंने अब्बा से इस बारे में बात भी की थी कि आप यही पैसे मुझे दे दिया करें, हम कम से कम ढंग से खाना तो बना सकेंगे। बच्चियाँ अच्छे खाने के लिए तरस जाती हैं। तब अब्बा ऐसे में अम्मी को इंतहाई हकारत भरी नज़रों से देखते और कहते कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम अपना किचन अलग से चला सको। भाभी इंतहाई समझदार खातून है, वो पैसों की कदर जानती है। तब अम्मी हैरत से उनकी तरफ देखती ही रह जाती। ऐसे में मैं और मेरी बहन ने हमेशा यही देखा था कि ताई मेरे अब्बा को और भड़का देती थी और अब्बा अपना गुस्सा अम्मी को मार कर ही ठंडा करते थे और जो थोड़ा बहुत खर्चा अम्मी के हाथ पर रखते थे वो भी देना बंद कर देते थे। मैं और बाजी रिमशा अक्सर अम्मी से लड़ पड़ती कि आपने ऐसे बंदे से शादी ही क्यों की जो हमारी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। तब अम्मी मुझे बहुत डांटती और कहती कि अगर तुम्हारी ये बातें तुम्हारी ताई ने सुन ली तो मेरा क्या हश्र होगा, तुम जानती ही नहीं हो। मेरी ताई हर वक्त मेरी अम्मी को बिलावजह बातें सुनाती रहती थी। ऐसे में मुझे ताई अम्मी पर बहुत गुस्सा आता और मैं अम्मी के साथ साथ उनसे भी लड़ पड़ती कि आपको तो अब्बा जैसा खामद नहीं मिला, इसलिए आपको बढ़ चढ़कर बातें करनी आती हैं। तब ताई अक्सर अपने होठों पर हाथ रखकर हैरानी से मेरी तरफ देखती और फिर अम्मी को कहती कि फरखंदा तुम अपनी बेटियों को कैसी तरबियत कर रही हो, सारी ज़िंदगी खुद भी नाशुक्री करती रही हो और अब अपनी बेटियों को भी यही अमल सिखा रही हो। तब अम्मी हमेशा की तरह उनके आगे चुप कर जाती। अगर अम्मी मज़ीद उनसे झगड़ा करती तो ताई अम्मी ने फ़ौरन शिकायत अब्बा को लगा देनी थी और अब्बा की हमेशा से ये आदत थी कि वो ताई की बातों में आकर अम्मी को बेतहाशा मारा पीटा करते थे। इसी पर अब हम दोनों बहनें अपने बाप से नफरत करने लगी थी। हमें ऐसा लगता था जैसे बेटा ना होने की वजह से अब्बा ऐसे हो गए हैं, मगर इस सब में हम बेटियों का क्या कसूर था। मैं अपनी बहन से पूछती कि क्या हम सारी ज़िंदगी अब्बा की नफ़रतों का शिकार रहेंगी, क्या हमारी ज़िंदगी यूं ही सिसक कर और छोटी छोटी चीज़ों की हसरत में गुजर जाएंगी। तब बाजी मेरी तरफ गौर से देखती और कहती कि तुम फिक्र मत करो छोटी, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारे दिन भी फिर जाएंगे। मुझे ना जाने क्यों अपनी बहन पर बहुत एतबार था, क्योंकि अक्सर वो अपनी पॉकेट मनी से मुझे कितनी ही बार मेरी पसंद की चीज़ें लेकर दे चुकी थी। वो चीज़ें होती तो बहुत ही मामूली नोई की थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी होती थी, जैसे कि बारबी डॉल, जिसकी फरमाइश करते करते मेरी ज़बान तालों से जा लगी थी। मगर अब्बा ने मेरी ये फरमाइश इंतहाई बेदर्दी के साथ रद्द कर दी थी
اور کہا کہ تمہاری کوئی عمر ہے گڑیا سے کھیلنے والی، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ اس دن میں پوری رات نہ سو سکی، کیونکہ ویسے ہی ایک گڑیا میری تائی کی بیٹی کے پاس تھی جو مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنی گڑیا کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میں نے دیکھ لیا کہ میری یہ فرمائش کسی طور پر بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو میں نے اپنی تائی کی بیٹی کی گڑیا کو چرا لیا، اور یہ میری زندگی کی پہلی چوری تھی جو میں نے اپنے ہی گھر میں کی تھی، اور مجھے یہ چوری کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ تائی کی بیٹی کو جب اپنی گڑیا نہ ملی تو اس نے پورے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا، رو رو کے پورا گھر سر پر اٹھا لیا، اور پھر مجھ پر الزام لگا دیا کہ اس کی گڑیا میں نے چرائی ہے۔ تائی نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہے کہ چور نہیں، اب اگر گھر کی چیزیں پوری نہیں ہوتی تو اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈالے گی۔ تائی کی بات سن کر امی رو پڑی، کہنے لگی کچھ تو خدا کا خوف کرے بھابھی، آپ کی بیٹیاں اور میری بیٹی میں کیا فرق ہے؟ تب تائی نے ایک دم سے بولی کہ یہی فرق ہے کہ میری بیٹیوں نے کبھی چوری نہیں کی اور تمہاری بیٹیوں نے تو آج ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے اندر غائب ہو رہی ہیں، تم نے اپنی بیٹیوں کی بہت ہی غلط تربیت کر ڈالی ہے۔ اب اگر یہ بات تمہارے خاوند کو پتہ چل جائے تو وہ ان کا گلا دبا دے گا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے 100 روپے والی گڑیا پر اتنی باتیں سننے کو ملی تھی۔ امی بولی اگر میری بیٹی روشنی نے آپ کی بیٹی کی گڑیا لے لی تو کھیل کر واپس کر دے گی، لیکن کم از کم اس گھر کی بڑی ہونے کے ناطے آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ باجی پہلی بار میرے حق کے لیے بولی تو میں بھی باجی کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میری وجہ سے امی اور باجی جانتے ہوئے بھی کہ گڑیا میرے پاس ہے، میرا دفاع کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس بات نے مجھے رلا ڈالا تھا، اور میں نے چپکے سے وہ گڑیا رات کو تائی امی کے کمرے میں رکھ آئی، کیونکہ میں مزید اپنی ماں اور بہن کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ اور پھر میں نے اس کے بعد کبھی کوئی چیز نہیں چرائی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں اور بہن کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو ہو جائے۔ رمشا باجی نے جب میٹرک کیا تو انہوں نے جاب کرنے کی ٹھانی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک شاپ پر سیلز مین کی جاب شروع کر دی۔ امی باجی کے جاب کرنے والے فیصلے پر بالکل بھی راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی بھی انہیں جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر جو ہی ابا کو باجی کی نوکری کا پتہ چلا تو انہوں نے پہلے تو امی کو مارا، اور اس کے بعد باجی پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ اس روز نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی ہمت آ کہ میں نے آگے بڑھ کر ابا کا ہاتھ روک لیا۔ انتہائی سخت لہجے میں ان سے کہا کہ ہم اب بچے نہیں رہے، اگر آپ کو باجی کی نوکری بری لگتی ہے تو نکالیے ہمارا خرچہ، تاکہ ہم بھی ڈھنگ سے انسانوں کے حلیے میں جی سکیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹیاں جو جوان ہو گئی ہیں اور وہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں، ہم باہر نکلتی ہیں تو دنیا والے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی کہ ہمارے پاس تو ہمارا وجود چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہوتے۔ اب میری باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئے، مجھے اور میری ماں کو برا بھلا کہتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ اس کے بعد تائی امی نے اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور ملنے والی خاتون کو مرچ مسالہ لگا کر ہماری عیب جوئی کرتی اور کہتی کہ اس کی بیٹیاں بہت ہی آزاد خیال اور آوارہ ہیں، اب یہ باہر نوکری کے لیے بھی منہ ماری کر رہی ہیں۔ سننے والی عورتیں بھی ایسے ہی چٹ پٹی خبروں کے لیے ہمارے گھر آتی تھی، اور دانتوں میں انگلیاں دبا کر ہماری طرف طنزیہ نظروں سے دیکھتی رہتی۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہ بچا کہ جہاں پر ہماری برائیاں تائی کی توسط سے نہ پہنچی ہوں۔ اب امی یہ باتیں سن کر رو پڑی، اور اکثر باجی کو ڈانٹتی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، جن چند گھروں سے یہ امید تھی کہ تمہارا رشتہ آ جائے گا، اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہم سے رشتہ داری کرنا چاہے گا۔ میری تائی نے ہمیں بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں گنوایا، اب کیا ہوگا؟ تو ایسے میں باجی امی کو حوصلہ دیتی کہ میرے رشتہ جہاں ہونا ہوگا ہو جائے گا، آپ کو اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہمارے بارے میں جو سوچنا ہے سوچتا رہے، ہم لوگوں کی سوچ پر پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ تب امی چپ ہو جاتی، لیکن مجھے پتہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر باجی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی جلد شادیاں ہو جاتی تھی، تائی کی بیٹیوں کے رشتے بھی طے ہو چکے تھے۔ اب امی چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں بھی اپنے گھر کی ہو جائیں تاکہ وہ سکھ سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ پہلے تو صرف باجی کی نوکری کی وجہ سے ہم پر تہمتیں لگتی تھی، لیکن پھر امی کو یہ سننے کو ملا کہ یہ اپنی بیٹیوں کی کمائی کھا رہی ہے، اس لیے ان کی شادیاں نہیں کرنا چاہتے۔ جس دن امی کے کانوں میں یہ بات پڑی اس دن امی ساری رات
रोती रही। और ऐसे में जब बाजी ने अपनी तनख्वाह लाकर अम्मी के हाथ में रखी तो अम्मी ने वो रकम बाजी को लौटा दी और कहा कि हम जैसे वक्त पहले गुजार रहे थे वैसे ही अब भी गुजारते रहेंगे। तुम ये पैसे अपने अकाउंट में डाल दिया करो। बाजी को समझ ही ना आई कि अम्मी इतनी अजनबी बातें क्यों कर रही हैं। जब मैंने उन्हें सारी सूरत हाल बताई कि आज घर वाले आने वाली खवातीन ने अम्मी को खूब बातें सुनाई हैं, बाजी ने जब सारी बातें सुनी तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अगले ही दिन बाजार गए। वहां से मेरे और अम्मी के लिए दो दो नए सूट और जूते ले आई। पहली बार नए कपड़ों को देखकर मेरी तो आंखें खुशी से जगमगाने लगी थी, जबकि अम्मी इन कपड़ों को देखकर रोने लगी। बाजी चूंकि अच्छी सिलाई कर लेती थी तो रातों रात ही उन्होंने मेरी और अम्मी के दोनों सूट सिलाई करके हमें कहा कि इन्हें पहन लो। अब अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी अच्छा पहनेंगे और अच्छा खाएंगे। बहुत ही जल्द बाजी ने हमारा खाना पीना ताई से अलग कर दिया था। ऐसा ऐसा घर के हालात बदलते जा रहे थे, लेकिन आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिसमें बाजी मुझे आगे पढ़ा सकती, क्योंकि मैंने अब मैट्रिक कर लिया था और बाजी की तरह मैं भी जॉब करना चाहती थी। लेकिन बाजी ने मुझे जॉब ना करने दी और कहा मैं प्राइवेट ही एफए कर लूँ और अपनी तालीम पर फोकस दूँ। वो अकेले ही घर के निज़ाम को चला रही थी। फिर एक दिन हमारे घर लंदन से हमारे पप्पू आ गए। मेरी पप्पू की शादी बहुत ही ऊंचे घर में हुई थी। वो अपने बच्चों और शौहर के साथ लंदन में आती थी। अम्मी पप्पू के सामने अपने दिल के तमाम जख्म खोल कर बैठ गई। तब पप्पू ने मेरी बड़ी बहन से कहा कि अगर तुम अच्छी जॉब करना चाहते हो तो मेरे साथ लंदन चलो, वहाँ तुम्हारी आमदनी भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अम्मी को तो कोई एतराज़ नहीं था और अब्बा तो पहले ही हम बहनों के मामलात पर बात करना पसंद नहीं करते थे। लिहाजा बाजी का झटपट वीज़ा आ गया और पप्पा उनको अपने साथ लंदन ले गई। वहाँ पहुंचकर उन्होंने बाजी की एक पार्लर में नौकरी दिलवा दी। जब 5 लाख बाजी ने अम्मी की तरफ भिजवाए तो अम्मी हैरान रह गई कि कहाँ उनकी बेटी महीने के 8,000 कमाती थी और 5 लाख कमा रही है। मैं और अम्मी बहुत खुश थे। वहीं पर ताई का हर वक्त मूड खराब रहता है। अम्मी ने उन पैसों से बहुत ही एहतियात और समझदारी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब सबसे पहले उन्होंने अपने पोर्शन की मरम्मत करवाई कि जब से वो ब्याह कर आई थी कभी भी इस घर में रंग और रोगन नहीं हुआ था। अम्मी के जहन में यही बात थी कि घर अच्छे से सेट हो जाए ताकि मेरा रिश्ता देखने के लिए आने वालों पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने घर के लिए अच्छी कराकारी खरीदी, क्योंकि हमारे घर अगर कोई मेहमान आ जाता तो अक्सर ताई से बर्तन लेने पड़ते थे। इसलिए अम्मी ने बर्तन के साथ डिनर सेट भी खरीदे और साथ साथ वो मेरे जहेज के लिए भी चीज़ें जमा करती जा रही थी, क्योंकि अब्बा को तो ना बाजी की और ना ही मेरी शादी की कोई फिक्र थी और ना ही उन्होंने कभी इस हवाले से अम्मी से बात भी की थी। लिहाजा हमारे हवाले से सब कुछ अम्मी ही अब सोच रही थी। उन्हीं दिनों बाजी ने पैसे भेजकर मेरा शहर के बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था और आने जाने की दिन भी बाजी ने ही करवा दी थी और मुझे कहा कि जितना पढ़ना है पढ़ लो ताकि तुम्हारे दिल में कोई हसद ना रहे। मैं हर दम अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती कि मुझे इतनी बड़े दिल वाली बहन अता की है। हमारे घर के अच्छे हालात देखकर ताई का मूड भी अब हमसे अच्छा होने लगा। खानदान में देगर रिश्तेदार खवातीन भी अब ताई की निस्बत हमारे घर में ज़्यादा बैठना पसंद करती और वो ग़ीबतें जो कभी वो अम्मी की ताई के सामने करती थी, अब ताई की ग़ीबतें वो अम्मी के सामने करने लगी थी। मुझे ये सब देखकर बहुत हंसी आती थी। ताई अम्मी ने हमारे घर में दौलत की रेल पेल जब देखी तो उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। शायद उनके जहन में होगा कि मैं बहुत ज़्यादा दहेज लेकर आऊँगी, लेकिन मैंने अम्मी को साफ मना कर दिया। मैं जहर खा के मर जाऊँगी लेकिन ताई के बेटे से शादी नहीं करूँगी। ताई के कहने पर अब्बा ने भी बहुत ज़ोर दिया कि मेरा रिश्ता यहीं हो जाए, मगर अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि जहाँ पर बच्चों की ख्वाहिश होगी मैं वहीं पर उनका रिश्ता करूँगी। तब अब्बू चुप हो गए। इसी दौरान एक अच्छे घर से मेरा रिश्ता आया तो अम्मी ने फ़ौरन हाँ कर दी और मेरी भी महीने के अंदर अंदर शादी हो गई और मैं रुखसत होकर अपने शौहर सज्जाद के घर आ गई। सज्जाद की फैमिली बहुत अमीर थी और मुझे शादी के दूसरे दिन ही हनीमून के लिए लंदन ले गए। लंदन में मुझे हनीमून से भी ज़्यादा बाजी से मिलने का शौक था। मेरी तो अपने मौसम जैसी बहन को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। मैंने सज्जाद से एक फरमाइश की थी कि मुझे अपनी बहन के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो वो खुशी खुशी मुझे एक मॉल में ले गए जहाँ से मैंने बाजी के लिए कपड़े और परफ्यूम लिया था। अचानक इस मॉल के बाहर लोगों का बेशुमार रश जमा होने लग गया। मैं भी सज्जाद के साथ बाहर आई ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। तब अचानक सड़क के दरमियान मेरी नज़र एक औरत पड़ पड़ी जिसके सर पर बाल नहीं थे। शायद किसी बीमारी की वजह
उसने अपना गंज करवाया हुआ था। वो औरत गिरकर बेहोश हो गई थी। मैं भागकर उसे उठाने गई तो ये देखकर मेरी रूह लरस गई, क्योंकि वो मेरे मुंह से एकदम चीख निकली थी, क्योंकि वो मेरी औरत मेरी बहन रिमशा थी। सज्जाद ने एम्बुलेंस मंगवाई और हम उन्हें लेकर फौरन अस्पताल भागे। बाजी को देखे हुए लगभग 4 साल हो गए थे और वो इन 4 सालों में इतनी बदल जाएंगी, इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो तो अपनी उम्र से भी बड़ी नजर आ रही थी, और उन्होंने अपने बाल क्यों कटवा दिए थे? जब उन्हें होश आया तो वो मुझे देख कर रो पड़ी थी। मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी इस बात की हुई थी कि बाजी के साथ पुप्पो नहीं थी। मैंने जब उनसे पुप्पो के बारे में पूछा तो वो एकदम से उठकर बैठ गई। उन्हें कोई जरूरत नहीं है इतला देने की, बस खामोश रहो। मुझे उनकी बात सुनकर बड़ी हैरत हुई कि वो ऐसा क्यों कह रही है। फिर मैं उनको लेकर पप्पा के घर आई तो पप्पा ने जूं ही बाजी को देखा तो वो इनसे लड़ने लगे कि तुम कहाँ चली गई थी, कम से कम बता कर तो बाहर निकला करो। तब बाजी खामोश हो गई। मुझे पप्पू का रवैया बहुत बुरा लगा था। मैं और सज्जाद अभी बैठे भी ना थे कि पप्पू का बेटा हमारे सामने आ गया। इसे देखकर मैं हैरान रह गई। जब इसने बाजी को मेरी दुल्हन कहकर पुकारा था तब बाजी ने एकदम ही मुझसे निगाहें चुराकर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया था, जबकि पप्पू एकदम से घबरा गई थी और इसे लेकर वहां से जाने लगी। बाजी, ये सब कुछ क्या है? आपको मेरी दुल्हन क्यों कह रहा है? मैं जानती थी कि पप्पू का इकलौता बेटा बेटा आधा पागल था। पप्पू ने उसका इलाज बहुत करवाया मगर वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। लेकिन वो बाजी को ऐसा क्यों कह रहा था, ये मेरी समझ से बाहर था। मेरी बात पर बाजी रो पड़ी। फिर वो मुझे लेकर अपने कमरे में गई। फिर जो ही उन्होंने मुझे इस बारे में बताया तो मेरा दिमाग चकरा गया। पप्पा ने बाजी की शादी अपने बेटे के साथ करवा दी थी। पप्पा और बाजी के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि अगर वो उनके बेटे से निकाह कर लेते तो वो इन्हें अपने साथ लंदन भी ले जाएगी और हर महीने 5 लाख भी देगी। और बाजी चुपचाप अपनी खुशियों की खातिर खुद को कुर्बान कर बैठी थी। और बाजी को कोई बीमारी नहीं थी, बस उनके शोहर हर माह अपने बाल कटवा देते थे और वो जिद करते थे कि उनकी दुल्हन भी अपने बाल कटवाए। इसीलिए बाजी इसको खुश रखने के लिए अपने बाल कटवा देती थी। मैं ये सोच सोचकर निदामत से गड्ढे में गिरती जा रही थी कि बाजी ने हमारी खातिर अपनी जिंदगी की सब खुशियों को दांव पर लगा दिया था। जब मैंने ये बात अपने शोहर सज्जाद को बताई तो उनका दिल भी दुखी हो गया था। मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हुई थी जब सज्जाद ने बाजी को कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे, बस तुम अपने शोहर से खुला ले लो। मैं वादा करता हूँ मैं अपने खानदान में कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर तुम्हारी शादी करवा दूंगा और किसी को तुम्हारे माजी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बाजी ने हमारी बात मान ली थी और फिर अपने शोहर से तलाक लेकर वो हमारे साथ पाकिस्तान आ गई थी। वादे के मुताबिक 6 माह बाद सज्जाद ने अपने कजन अकील से बाजी की शादी करवा दी। अम्मी को पहले तो बहुत सदमा पहुंचा था, मगर जब बाजी और मैं अपने अपने घर में खुश खुश रहने लगी तो इन्हें भी तसल्ली हो गई थी। आज हम बहनें अपने घर और अम्मी अपने घर हंसी खुशी रह रही हैं। कहानी देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।